नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन, और आज मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल मौजूद हैं। राकेश, स्वागत आपका। नवीन, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करेंगे। भारतीय मुक्केबाज नवीन बूरा ने स्ट्रैंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। भारतीय पैरा तीरंदाजों ने फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई और भारत के घरेलू हॉकी टूर्नामेंट्स की शुरुआत इस साल मार्च में। राकेश, भारत एक और ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य दिया है और भारत ने अब तक बिना कोई विकेट खोए 11 रन बना ली है। हालांकि भारत जीत रहा है और जीत भी जाएगा, लेकिन खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही निराशा वाला दिन है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से क्रिकेट को बैट्समैन का गेम माना जाता है, खासतौर पे एशिया के अंदर ये माना जाता है कि भाई बल्लेबाज अच्छे बड़े स्कोर बनाते हैं, उस हिसाब से निराशा हुई है। लोग को लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान में इस सीरीज में स्टेडियम में बैठकर देखने का मौका मिला। इतने जबरदस्त स्टेडियम के अंदर लोगों को मैच देखने को मिल रहा था, तो वो लोग तो चाहते थे कि भाई 5 दिन तक ये मैच चले, तो इसमें पूरा लुत्फ उठाएं वहां पर। और सिर्फ एक संतुष्टि की बात ये जरूर है कि भाई भारत की टीम जीत की तरफ अग्रसर है। इसमें बहुत छोटा सा लक्ष्य भारत के पास है और भारत इसको जीतेगा तो दर्शक खुश जरूर होंगे, लेकिन अगर मैच थोड़ा सा लंबा चलता तो उन्हें शायद अच्छा लगता है, ताकि वो इस नए स्टेडियम का कुछ लुत्फ उठा सकते हैं। फ्लड लाइट में मैच को देखने का एक अलग ही आनंद है, और खासकर पिंक बॉल में। बिल्कुल। आप देखिए, पिंक बॉल का मिथक ही टूट गया इस टेस्ट मैच के अंदर। इससे पहले के पिंक बॉल के आप टेस्ट मैचेस देखेंगे तो उसमें तेज गेंदबाज हावी रहे हैं, तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं। यहाँ तो तेज गेंदबाजों को इंडियन टीम की तरफ से तो बॉलिंग ही नहीं कराई गई। आप देखिए कितनी बड़ी चीज यहाँ पर हो गई कि दूसरी पारी में उनको बॉलिंग ही नहीं कराई। राकेश, क्या ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है अपने आप में, या इससे भी पहले ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा तो 2 दिन के अंदर कई बार टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं और भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को भी हराया था और आज यहाँ भी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए तो एक बॉल एक गलती होती है और उनकी विकेट गिर जाती है। तो इसमें 10 अच्छी बॉल अगर आ गई 49 रन बनने से पहले स्कोर, तो फिर वो भारत का नुकसान भी उसमें हो सकता है। तकनीकी रूप से बात करें तो पिंक बॉल ने ज्यादा गजब ढाया या पिच ने? देखिए, इसमें पिंक बॉल का इतना भूमिका नहीं मुझे नजर आती, क्योंकि पिंक बॉल को तो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि तेज गेंदबाजों के लिए वो सहायक होती है, क्योंकि उस पे उसकी चमक और रंग को बरकरार रखने के लिए कि वो दूधिया प्रकाश में आपको अच्छे ढंग से दिखाई दे बल्लेबाजों को, उसके ऊपर डबल लेयर उसकी चढ़ाई जाती है। और जहां तक है, पिच जरूर ऐसी है कि भाई इसके अंदर जो है स्पिनर्स को मदद मिल रही है और स्पिनर्स उसका फायदा उठा रहे हैं। तो बॉल की इतनी भूमिका नहीं है जितना कि पिच की भूमिका है। जी, भारत की ओर से अक्षर पटेल जो है एक नए उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में आए हैं। 6 विकेट उन्होंने पहली इनिंग में लिए और इस इनिंग में उन्होंने 5 विकेट झटकाए, यानी कुल मिला के 11 विकेट उन्होंने लिए। बिल्कुल। और जो चेन्नई में उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट खेला था उसके अंदर भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो अक्षर पटेल एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और एक मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर हम इस सीरीज तक भारतीय टीम को देखें तो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज जो लगी है, जो बरसों में ऐसा शायद देखने को कभी नहीं मिला होगा, कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि एक भी खिलाड़ी अगर चोटिल हुआ या टेस्ट में खेलने के लायक नहीं हुआ या उसकी जगह जिसको भी रिप्लेसमेंट के रूप में खिलाया वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अपने चयन को एकदम सही साबित कर रहा है। और जो खिलाड़ी बाहर बैठा है उसके लिए फिर दिक्कत वापसी की खड़ी हो रही है यहाँ पर कि भाई वो कैसे उसकी एंट्री होगी जब ये गेंदबाज इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर गया। तो ऐसा भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिला। लेकिन अक्षर पटेल की मुझे लगता है कि असली गेंदबाजी की परीक्षा तब होगी जब पिच से इतनी मदद ना मिल रही हो, तब आप कैसा गेंदबाजी करेंगे। जी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पिनर्स की मददगार पिच है। अब हम भारतीय बल्लेबाजी का रुख करते हैं। भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ 2 स्पिनर झेलने पड़े थे जो कि इंग्लैंड के थे, उसमें से भी एक जो जो रूट रहे वो एक रेगुलर बॉलर नहीं है। इसके बावजूद भी भारतीय टीम बहुत जल्दी ढह गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब उन्होंने अपनी 11 की घोषणा की थी तो सबने ये देखा कि भाई 3 फास्ट बॉलर के साथ उतर रहे हैं, क्योंकि पिंक बॉल से जो है फास्ट बॉलर बड़े कामयाब होते हैं और खासतौर पे दूधिया प्रकाश के अंदर जब वो करते हैं तेज गेंदबाज तो थोड़ी सी दिक्कत बल्लेबाजों को रहती है। पूरी दुनिया के अंदर ये देखा गया था, लेकिन ये मिथक यहाँ पर टूट गया इस हिसाब से।
और सबने माना कि इन्होंने गलत चयन हो गया, इनका 11 का चयन गलत हुआ, इनको स्पिनर और रखना चाहिए था, कम से कम एक फास्ट बॉलर को आराम करा सकते थे ये, लेकिन वो यहाँ किया नहीं गया। लेकिन उसकी कमी को जो रूट ने कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की। पर बल्लेबाज जो मैं थोड़ा सा निराश हूँ, पहले भी हम स्पिनर्स की बेस पे टेस्ट मैच जीतते रहे हैं जी, और स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस भी बनती रही हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हमारे बल्लेबाज इस तरह से दिक्कत में नहीं नजर आते थे जितना कि नई पीढ़ी के बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ दिक्कत में नजर आ रहे हैं जी। यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, हमने पिंक बॉल की लगातार बात कर रहे हैं, कोकोबुरा बॉल और ये एसजी बॉल, ये एसजी जो है भारत पे बनी हुई बॉल है, इन दोनों बॉल्स में भी कुछ फर्क था, इस वजह से भी मैच में इस तरह के उतार चढ़ाव है? नहीं, देखिए उतार चढ़ाव तो बेसिकली पिच की वजह से है कि पिच इतनी जबरदस्त ढंग से स्पिनरों की मदद कर रही है। आप देखेंगे पहले दिन में लगभग 10-15 मिनट के बाद से मिट्टी उड़नी शुरू हो गई थी और बॉलर्स जो अपने उनके फुट मार्क्स बन रहे थे उसमें से उनका पैर तक फंसने लगा था। हमने देखा जेम्स एंडरसन को दिक्कत आई थी। तो वो चीजें नहीं है, बॉलें अलग होती हैं। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो तीनों तरह की पिंक बॉलों से खेल चुकी है, उसके पास उससे एक्सपीरियंस है। हमारे जो बल्लेबाज हैं उनके पास और गेंदबाज उनके पास इतना अनुभव पिंक बॉल का नहीं है। ये भारत में दूसरा ही पिंक बॉल का टेस्ट खेला जा रहा है, एक टेस्ट मैच कैलकाटा के अंदर हुआ था, तो उतना एक्सपीरियंस बॉल का उतनी इसमें भूमिका इतनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो पिच है वो इतनी जबरदस्त ढंग से स्पिनरों की मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि वो कैसी भी बॉल होती तो उससे फर्क नहीं पड़ना था। जो बॉलर काम कर रहे हैं, और इंग्लैंड के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की हम तारीफ करेंगे लीच की, कि उन्होंने विकेट टू विकेट जो गेंदबाजी की है उससे भारतीय बल्लेबाज जो है बहुत परेशानी में रहे। इवन जो रूट के खिलाफ भी हमारे बल्लेबाज परेशानी में दिखे, वो जो एक चिंता की बात है। कम से कम हमें स्पिनर्स को खेलने में तो महारत हासिल होनी ही चाहिए जी। अभी करीब 1.5 दिन का ही मैच हुआ है, 349 रन बने और करीब 30 विकेट जो हैं गिर चुके हैं। अपने आप में कुछ अटपटा सा लगता है क्रिकेट को देखते हुए? नहीं, देखिए अब क्रिकेट है, क्रिकेट को हमेशा से महान अनिश्चितताओं का खेल माना गया है, और जहां पर हरी घास वाली पिचें होती हैं वहां पे भी इस तरह की स्थितियां पहले भी देखी गई हैं, और मुझे लगता है कि 19-20 बार इस तरह हो चुका होगा जो टेस्ट मैच ऐसे 2 दिन तक चले हैं खाली। तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा वो मजा नहीं रह रहा लोगों को, विकेट गिरने का मजा, क्योंकि लोग तो रन बनते हुए देखना चाहते हैं जी। तो जो पिच बनाने वाले लोग हैं, क्यूरेटर्स हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा कि भाई ऐसी पिच ना बने कि बॉलर इस तरीके से उस पर हावी हो जाएं। टेस्ट मैच का मतलब होता है कि एक बैलेंस पिच रहे, जो कि पहले 2-3 दिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहे, फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिले, और फिर आपके गेंदबाजों को भी, स्पिनरों को भी मदद। और राकेश, इसको अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें और पिछले दिनों की बात करें और बहुत पुराने दिनों की बात करें, जब वेस्ट इंडीज के टूर पे जाते थे और हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाते थे, तो वो तेज गेंदबाजों के लिए पिच बनाते थे, हमारे को बाउंसर और बीमर झेलनी पड़ती थी, 3 दिन में मैच खत्म हो जाता था। शायद अपने देश में अगर हम खेल रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा तो पॉजिटिव होगा कि हम अपने हिसाब से पिच बनाएं। नहीं, बिल्कुल, ये काफी समय से ये चीज चल रही है, इस पे बहस छिड़ी है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हम जाते हैं तो हमें तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पे खेलना होता है, और जब अब वो लोग एशिया में आते हैं तो उन्हें यहाँ स्पिनर्स की उसमें, तो दोनों ही तरह के प्लेयरों के लिए चैलेंजिंग है। और जो बड़े प्लेयर हैं उनको दोनों तरह के पिचों में खेलने, वहां के एटमॉस्फेयर, यहाँ की गर्मी है, वहां हम जाते हैं, हमें सर्दी में खेलना पड़ता है, तो हर चीज में एडजस्टमेंट की आदत होनी चाहिए। यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की जो परिभाषा है वो यही है कि आप हर तरह के माहौल में, कैसी भी पिच आपको मिले, कैसे भी गेंदबाज आपको मिले, आपको उनका सामना करना आना ही चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इस तरह की पिचों पे और स्पिनर्स को खेलने के और अभ्यस्त होंगे। राकेश, पहला ये तीसरा क्रिकेट मैच तो लगभग अपनी समाप्ति की ओर है, चौथा मैच है वो भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच अलग होगी या इसी पिच के ऊपर रोलर लगाकर इसको यूज किया जाएगा? नहीं, पिच तो दूसरी इस्तेमाल होगी, इसके साथ फली होगी, लेकिन उसका नेचर कैसा रखा जाता है, क्योंकि आप देखिए कि हमें जो है सीरीज जीतने के लिए एक मैच बढ़त से हम जो आईसीसी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगली पिच पे हो सकता है ऐसी कोशिश हो कि भाई बैटिंग पैराडाइज बनाएं कि भाई उसमें वो ड्रॉ हो जाए मैच, तो हम ड्रॉ होने से हम अपना फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जी। और या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, ये कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि कप्तान किस तरह से सीरीज को जीतना चाहते हैं। इंग्लैंड जो है अपने किसी और टीम के साथ उतरेगी, जिस तरह से उनके अधिकारी लोग कहते हैं कि भाई चेंज ओवर करना चाहिए, या फिर और भारतीय टीम की बात करें वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या कुछ चेंज देखेंगे आप? देखिए, वो पिच के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कि पिच किस तरह से खेलती है, जिस तरह से हमारे स्पिनरों ने बॉलिंग की, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन अगर पिच किस तरह से खेलती है तो एक आधा ऑलराउंडर, जैसे आपने
यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, तो उसकी जगह चेंज होकर हो सकता है एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लिया जाए, एक स्पिनर और खिला लिया जाए। कुलदीप यादव, अब कुलदीप यादव स्क्वाड में है, वो भी हो सकते हैं, या किसी और को आप मौका दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस दिन पिच कैसी होती है। लेकिन एक दिक्कत मुझे जो लग रही है आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो कप्तान है या उनके साथ जो टीम मैनेजमेंट है, वो पिच को सही ढंग से पढ़ने में उतने चतुर नहीं दिखाई दे रहे जितने कि पहले के कप्तान दिखाई देते थे। इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी कहां तक ठीक है? देखिए, अब हमें तो ठीक लग नहीं रही, लेकिन उनके बोर्ड ने चीजें तय की हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हमें रोटेट करना है, खिलाड़ी को वापस घर में रेस्ट भी देना है, यहाँ टेस्ट मैच के अंदर यहाँ भी रेस्ट देना है, चाहे कुछ हो जाए। हमारी टीम की पोजीशन कैसे भी, एक डिसीजन उन्होंने लिया। मे भी इसको लॉन्ग टर्म में उनको फायदा मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ये वर्ल्ड कप भी इस साल होना है, तो वो सोचते हैं कि शायद उसके लिए हमारे प्लेयर तैयार होने चाहिए। अब वर्ल्ड कप में अगर उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये रोटेशन पॉलिसी उनकी सही मानी जाएगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो इसका आलोचना होगी। कुल मिलाकर भारत अब जीत की ओर अग्रसर हो चुका है और आज शाम तक या यूं कहीं आज रात तक भारत ये मैच जीत भी जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये खेल कल से 2 मार्च तक खेले जाएंगे। इसका आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से किया है। इस दौरान अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक जैसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और बोर्डों ने इन खेलों के लिए अपने प्रतिभागियों को भेजने की सहमति दे दी है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की बात एक बार फिर मुंबई ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के नाबाद 227 रन और सूर्य कुमार यादव के 133 रन की बदौलत पुडुचेरी को आज 233 रनों के एक बड़े अंतर से हरा दिया। इस मैच में पृथ्वी शॉ ने दोहरा शतक बनाया और एक दिवसीय मैचों में ऐसा करने वाले वो 8वें बल्लेबाज बन गए। वहीं आज खेले गए अन्य मुकाबलों में उत्तराखंड ने चेन्नई को, जबकि सौराष्ट्र ने कोलकाता को हराया। वहीं न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड 5 T20 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे हो गई है। और अब बात मुक्केबाजी की। भारतीय मुक्केबाज नवीन बूरा स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 59 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में उन्होंने बुल्गारिया के सोफिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। 2019 के राष्ट्रीय चैंपियन बुरा ने स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर अपने देश के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इस बीच अपने पहले सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहे मनजीत सिंह ने 91 किलोग्राम में आयरलैंड के जेतिस लिसिनकास को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अंतिम 8 में अब उनका सामना अमेरिका के गुरजैन हावनिसियन से होगा। वहीं ज्योति गुलिया 51 किलोग्राम, भाग्यवती कचहरी 75 किलोग्राम और दीपक कुमार 52 किलोग्राम वर्ग में आज अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। भारत की उभरती हुई महिला मुक्केबाज ज्योति ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम किजाएबे को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। 2017 की विश्व यूथ चैंपियन तथा 2019 की राष्ट्रीय चैंपियन गुलिया ने 51 किलोग्राम में कजाकिस्तान की नाजिम किजाएबे को 3-2 से मात दी। गुलिया का सामना रोमानियाई मुक्केबाज लेकरा मियोरा पेरिजोक से, जबकि भाग्यवती कचहरी का सामना विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अमेरिका की नाओमी ग्राहम से होगा। पुरुषों में एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक बुल्गारिया के डारिसिल्व वासिलिव के खिलाफ खेलेंगे। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। भारतीय मुक्केबाजों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और राकेश, क्या हम इसको आने वाले ओलंपिक के मद्देनजर देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और नामी खिलाड़ियों को हमारे खिलाड़ी हरा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है जी। और इसके लिहाज से ओलंपिक का क्या होता है कि नवीन एक प्रेशर जो होता है नए खिलाड़ियों के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त होता है जो पहली बार ओलंपिक्स में जा रहे हैं, खासतौर पे उनके लिए। लेकिन हमारे मुक्केबाजों के साथ ये खासियत है कि उनको इतने टूर्नामेंट खेलने को मिलते हैं और सारे साल वो ट्रेनिंग के अंदर रहते हैं जी। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे ज्योति की हम बात करें तो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान की जो मुक्केबाज को हरा के वो पहुंची है क्वार्टर फाइनल में, तो एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। दूसरी हमारी मुक्केबाज जो है वो उसका सामना वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रोंज मेडलिस्ट है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई जब एक वर्ल्ड चैंपियन 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हमारी साथ की खिलाड़ी हरा सकती है, तो जो ब्रोंज मेडलिस्ट है उसके साथ तो हौसला बुलंद रहना ही चाहिए हमारा। तो ये कॉन्फिडेंस एक हमारे मुक्केबाजों में आया है। युवा ये मुक्केबाज हैं, अभी उतने अनुभव इनको नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 4-0 से भी जीत रहे हैं और 3-2 से भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्रूशल मुकाबले हैं उसमें भी अपना
पूरा जो संतुलन होता है मानसिक दबाव में कहीं नहीं आ रहे हैं कि भाई क्लोज जा रहा है। स्कोरिंग बॉक्सिंग की इस तरीके से होती है कि आपको पता लगना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई क्या डिसीजन होगा जी। तो वहां पर ये कामयाब हो रहे हैं और एक तरफा मुकाबले भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी तैयारी बड़ी अच्छी है और ये जो कोरोना का इफेक्ट है ये इनके दिमाग में कहीं भी नहीं है, जिस तरीके से प्रदर्शन ये कर रहे हैं साथ। और इनकी जो तैयारी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 3-2 के मुकाबले भी जीते, जो प्रेशर वाला मुकाबला है उसमें को भी ये निकाल कर ले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी बात, ये नई पीढ़ी के हिंदुस्तान के खिलाड़ी जो कहते हैं ना कि न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है वो इन खिलाड़ियों के अंदर बहुत जबरदस्त दिखाई दिया है। और अब बात तीरंदाजी की। भारत के पैरा तीरंदाजों ने 7वीं फासा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 2 रजत सहित 1 स्वर्ण पदक पक्के कर लिए हैं। सुनते हैं आज दूसरे दिन हुए मुकाबलों पर प्रियंका की रिपोर्ट। भारत के पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने सेमीफाइनल के अपने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना ली है। ज्योति बालियान ने भी महिला वर्ग में जीत हासिल कर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में राकेश ने तुर्की के अयागन एर्दोगान को 138 के मुकाबले 143 अंकों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं एक अन्य मुकाबले में स्वामी ने पिछले वर्ष के चैंपियन स्लोवाकिया के मार्सेल पावलिक को 143 के मुकाबले 145 अंकों से महिला वर्ग में ज्योति ने रूस की दजियोएवा अनास्तासिया को महज 1 अंक यानी 138 के मुकाबले 139 अंक से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। फाइनल में अब ज्योति का मुकाबला रूस की स्टेपानिदा अर्दानिखोवा से होगा। ज्योति ने 2019 एशियाई चैंपियनशिप में श्याम सुंदर के साथ मिक्स डबल्स में रजत पदक जीता था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। और अब भारत के पैरा तीरंदाज भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और जिस तरह से इस टूर्नामेंट की बात की जाए, स्वर्ण पदक इन्होंने पक्का कर लिया है और एक बूस्टअप है इनके लिए भी। देखिए बहुत जबरदस्त ये प्रदर्शन जो पैरा एथलीट हैं किसी भी खेल के अंदर, भारत सरकार ने ये जो इनके साथ किया कि इनको बराबरी का दर्जा दिया है, इनाम बराबर, सुविधाएं भी इनको बराबरी की देने की पूरी कोशिश हो रही है। इनके साथ व्यवहार बराबरी का किया जा रहा है। अभी सुविधाएं हालांकि कुछ कम है लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश पूरी, इनको प्रोत्साहन पूरा दिया जा रहा है। तो उससे इनका मोराल काफी बढ़ा हुआ है, जो कि पहले स्थितियां ऐसी नहीं होती थी। अच्छे कोचेज इनको मिल रहे हैं और प्रदर्शन भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। हमने रियो ओलंपिक्स में देखा कि हमारे जो सामान्य खिलाड़ी हैं वो कम मेडल लेकर आए, उनसे ज्यादा मेडल हमारे पैरा एथलीट्स लेकर आए। उन्होंने देश का काफी मान बढ़ाया और इनको सुविधाएं सारी मिल रही हैं, हौसले बड़े बुलंद हैं, नौकरियां मिल रही हैं। तो इससे ये सारे खिलाड़ी पैरा एथलीट हमारे बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हॉकी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। भारत के घरेलू हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत इस साल मार्च में होगी। हॉकी इंडिया ने आज बताया कि इस चैंपियनशिप की शुरुआत महिला सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप से होगी, जिसका आयोजन झारखंड के सिमडेगा में 10 से 18 मार्च तक किया जाएगा। वहीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा के नरवाड़ा में 17 से 25 मार्च तक खेली जाएगी। बहुत अच्छी खबर हॉकी के खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए। बिल्कुल, काफी टाइम से खिलाड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं इसकी और अच्छे इनके कैंप्स भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिभा दिखाने का मौका होगा हर लेवल के लोगों पे। और कोरोना काल के अंदर जो भी तैयारी रह गई थी वो धीरे धीरे अब शुरू भी हो जाएगी। बिल्कुल, कमियां पूरी हो रही है। नेशनल टीम तो कैंप में चली रही है, जूनियर नेशनल टीम भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि राज्य स्तर पे जो कैंप लगे, अब ये नेशनल चैंपियनशिप में सबको अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। राकेश, खेलों की बहुत सारी खबरें हैं लेकिन सब पे चर्चा करना शायद मुमकिन नहीं है। आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इन सभी खबरों पर अपनी नजर रखने के लिए और सटीक जवाबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। चलते चलते एक बार फिर खबरें एक बार और आपके सामने शेयर करते हैं, आपके साथ बांटते हैं। तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करेंगे। भारतीय मुक्केबाज नवीन बुरा ने स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। भारतीय पैरा तीरंदाजों ने फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई और भारत के घरेलू हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत इस साल मार्च में होगी। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा करी। स्पोर्ट्स स्कैन के अगले संस्करण में कल 7:20 पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार।